हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लास्ट क्लास में यूजीसी नेट का होम साइंस का दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम शुरू के 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्योंकि हम क्वेश्चंस पेपर्स को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमें इसमें टाइम लग रहा है। ठीक है, तो हम 30 क्वेश्चन शुरू के कर चुके हैं। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। 31 वाला क्वेश्चन। ठीक है, 30th क्वेश्चन हमने कल अभी लास्ट लेक्चर में कर लिया था। अब हम इसके आगे का 31th वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, 31th क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है, काउंसलिंग एंड गाइडेंस आर नॉट सिनोनिम्स। ठीक है, यानी कि ये एक वर्ड के सिनोनिम्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स दिस फैक्ट। ठीक है, इनमें से क्या माना जाएगा कि काउंसलिंग और जो गाइडेंस है वो एक नहीं है, तो इनमें क्या अंतर है। ठीक है, तो काउंसलिंग और गाइडेंस में क्या अंतर है। देखो, काउंसलिंग क्या होता है, काउंसलिंग एक हमारा प्रोफेशनल एडवाइस है। ठीक है, मतलब एक्सपर्ट और प्रोफेशनल देते हैं इसे, गिवन बाय अ काउंसलर। इसे कौन देता है, काउंसलिंग को कौन देता है, काउंसलर देता है। प्रोफेशनल एडवाइस है टू एन इंडिविजुअल, किसी भी एक व्यक्ति को। ठीक है, टू हेल्प इन ओवरकमिंग फ्रॉम पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ताकि जो व्यक्ति है वो अपनी पर्सनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से क्या हो सके, बाहर निकल सके। ठीक है, तो काउंसलिंग तो ये काम करता है। काउंसलिंग में तो ये होता है, एक तो प्रोफेशनल एडवाइस, प्रोफेशनल देते हैं काउंसलिंग। दूसरा, ताकि कोई व्यक्ति है वो पर्सनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से डील कर सके। ठीक है, तो एक प्रोफेशनल हेल्प है हमारी काउंसलिंग। ठीक है, जबकि गाइडेंस क्या है, गाइडेंस एक एडवाइस है। गाइडेंस एक एडवाइस है, तो गाइडेंस देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल ही हो। वो क्या है, सिर्फ एक एडवाइस है। जो आपका कोई भी, आपके साथ कोई भी सुपीरियर है जो उस फील्ड में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है, जिस फील्ड में आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप उससे गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, गाइडेंस एंड एडवाइस और अ रिलेवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ सुपीरियर। जो क्या करता है, एक सुपीरियर देता है आपको प्रोवाइड रिलेवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए और ओवरकम फ्रॉम डिफिकल्टी, किसी समस्या से बाहर निकलने के लिए हमें गाइडेंस मिलता है। ठीक है, जैसे हमारे घर में हमारे पेरेंट्स, हमारे घर के परिवार के बड़े लोग हमें गाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो अब यही दो चीज़ें हैं जिसमें हमें अंतर देखना है। तो इन्होंने हमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, जिसमें ऑप्शन 1 है, ऑल काउंसलिंग इज गाइडेंस बट ऑल गाइडेंस इज नॉट काउंसलिंग। तो ये बात सही है। क्यों, क्योंकि काउंसलिंग तो गाइडेंस तो काउंसलिंग जो है वो एक काउंसलर जो है वो आपको गाइड भी कर सकता है, लेकिन जो ये गाइड करने वाला है वो आपको काउंसलर नहीं कर सकता, क्योंकि काउंसलिंग के लिए क्या चाहिए, आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत है काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, ये पॉइंट है, इसका डिफरेंस है ये काउंसलिंग और गाइडेंस में। सेकंड वाला है, काउंसलिंग इज अ हायर ऑर्डर टेक्निकल करियर। ठीक है, इसमें क्या है, एक तो काउंसलिंग इज अ हायर ऑर्डर टेक्निकल करियर बट गाइडेंस कैन बी प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन हु आर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक ऑफ कंसर्न। ठीक है, तो गाइडेंस क्या है, तो टेक्निकल करियर है, मतलब टेक्निकल फील्ड है एक, जिसमें किसी ने करियर बनाया है, वो आपको काउंसिल कर रहा है फिर। ठीक है, और जबकि गाइडेंस क्या है, गाइडेंस वो व्यक्ति है जिसके पास थोड़ी बहुत या सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, जो कि जो क्या आप उससे पूछना चाहते हो। ठीक है, जैसे कि मुझे एनटीए नेट के बारे में पता करना है, तो जिसने एनटीए नेट सेलेक्ट किया होगा मैं उसके पास जाके पता कर लूँगी। तो गाइड तो कोई भी जो एनटीए नेट का पेपर जो है जिसने पास किया है वो आपको गाइड कर सकता है। ठीक है, तो काउंसलिंग तो ये वाला आपका क्या होगा, हाई, ये भी सही है आपका, शायद दोनों ऑप्शन ठीक है। तो इसमें भी पता चल रहा है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग में अंतर क्या है। ठीक है, थर्ड क्या है, काउंसलिंग इज गिविंग एडवाइस बट गाइडेंस इज टू असिस्ट। ठीक है, काउंसलिंग क्या है, एडवाइस देता है, पर जो काउंसलिंग जो है वो आपको एडवाइस देता है, बट गाइडेंस इज टू असिस्ट, लेकिन गाइडेंस आपकी हेल्प करता है। ठीक है, मार्गदर्शन देता है, हेल्प करता है, लेकिन ये ऐसा कोई जरूरी नहीं, दोनों ही आपके हेल्प करते हैं, दोनों ही आपको क्या देता है, गाइडेंस देते हैं। तो ये गलत है आपका। ठीक है, तो काउंसलिंग इज क्यूरेटिव एंड गाइडेंस इज प्रिवेंटिव। ठीक है, तो देखो काउंसलिंग जो है ना वो क्यूरेटिव है, मतलब कि काउंसलिंग आपको क्या करता है, क्योर करता है, हर बीमारी से आपको बचाने का, आपको पूरा क्योर करने का काम करता है, अंदर से आपको बिल्कुल लाइट फील कराएगा। जबकि जो गाइडेंस है वो आपका प्रिवेंटिव है। गाइडेंस क्या है, वो प्रिवेंटिव है, वो आपको किसी समस्या में पड़ने से बचाता है। जैसे कि नेट की अगर आपको तैयारी करनी है, तो आप जा करके नेट को किस तरीके से तैयारी करें, किसी भी एक्सपर्ट से आप गाइडेंस लेके आ सकते हो। ठीक है, जिसने नेट पे काम किया हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका प्रिवेंटिव है, और जबकि काउंसलिंग क्या है, वो क्यूरेटिव है, ये जड़ से आपकी प्रॉब्लम को निकाल के बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो क्यूरेटिव है आपका काउंसलिंग। फिर काउंसलिंग इज प्रिवेंटिव एंड गाइडेंस इज क्यूरेटिव, तो ये गलत है। ठीक है,
तो आपका ऑप्शंस क्या हो गए, जो काउंसलिंग और गाइडेंस में क्या अंतर है, काउंसलिंग एंड गाइडेंस में क्या अंतर है। एक तो काउंसलिंग इज गाइडेंस बट ऑल गाइडेंस इज नॉट काउंसलिंग, सभी काउंसलिंग जो है वो गाइडेंस है लेकिन सभी गाइडेंस जो है वो काउंसलिंग नहीं है, तो ये सही बात है। ठीक है, ये वाला आपका ए ऑप्शन हो गया। सेकंड बी ऑप्शन में क्या है, काउंसलिंग इज अ हायर ऑर्डर टेक्निकल करियर। ठीक है, टेक्निकल करियर का हायर ऑर्डर है, बट गाइडेंस कैन बी प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन हु हैज सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक ऑफ कंसर्न, जिसके पास अच्छा टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत भी है, वो भी आपको गाइडेंस दे सकता है। तो ये भी ट्रू है, ए और बी हो गए इसमें ऑप्शन हमारे पास। और सी क्या है, काउंसलिंग इज गिवन एडवाइस बट गाइडेंस इज टू असिस्ट, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर काउंसलिंग इज क्यूरेटिव। ठीक है, काउंसलिंग क्या है हमारा, क्यूरेटिव है, जबकि जो गाइडेंस है वो क्या है आपका, वो आपका प्रिवेंटिव है। ठीक है, वो बचाव करता है गाइडेंस। तो इसका ऑप्शन हो गया ए बी और डी, ए बी और डी, यानी कि कौन सा है, ऑप्शन डी आपका सही है, ए बी और डी वाला। ठीक है, ए बी और डी। फिर इसके बाद नेक्स्ट है नेशनल हैंडलूम डे। ठीक है, नेशनल हैंडलूम डे हमारा कब मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है हमारा 7 अगस्त को। ठीक है, 7 अगस्त को हम क्या बनाते हैं, नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त में बनाते हैं। ये कब लॉन्च हुआ था, ये आपका लॉन्च हुआ था 1950 में। मतलब कब से हमने स्टार्ट किया है नेशनल हैंडलूम डे। ठीक है, हैंडलूम मतलब जो चरखा नहीं चलाते थे अपने हाथ से, जो सूत काटते थे। ठीक है, अपने हाथ से जो कपड़ा बनाने वाला, जो पहले ज़माने में गांधी जी किया करते थे ना, अपने हाथ से खुद कपड़े बना के पहनते थे वो, तो यही है वो आपका राष्ट्रीय हैंडलूम डे। कब बनाया गया था वो 7 अगस्त को। और कब से स्टार्ट हुआ था ये मनाना, 1905 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1905 से हमने स्टार्ट किया था अपना नेशनल हैंडलूम डे बनाना। ठीक है, और ये कहाँ स्टार्ट हुआ था, कलकत्ता टाउन में स्टार्ट किया गया था। कौन सा, स्वदेशी मूवमेंट के अंदर। ठीक है, जब स्वदेशी मूवमेंट बनाया गया था ना, कि अपने खुद कपड़े बनाए अपने कॉटन के और खुद से आप कपड़े बना के खुद से पहने, तो वो क्या था, स्वदेशी मूवमेंट था। तो ये कब बनाया गया था, स्वदेशी मूवमेंट के थ्रू बनाया गया, स्टार्ट हुआ था आपका नेशनल हैंडलूम डे मनाना। ठीक है, ये आपका 1905 से स्टार्ट किया था बनाना, और 7 अगस्त 1905 से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये नेशनल हैंडलूम किसके अंदर बनाया गया था, ये बनाया गया था आपका अंडर स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, जो गांधी जी ने चलाया था स्वदेशी मूवमेंट, उसके अंतर्गत ही मनाया गया था। ठीक है, फिर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कीप फूड वार्म ओवर लॉन्ग पीरियड। ठीक है, इनमें से कौन जो है आपका जो फूड है वो लंबे समय तक क्या रखता है, वार्म रखने का काम करता है। ठीक है, ये आपकी बर्तन है एक तरीके के, जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं, जो आप किचन में रखते हो, या फिर आप जो जहाँ बड़े बड़े कैफेटेरिया होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा लेवल पे सर्विंग होती है, तो वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो आपका है, इसमें आपके पास जो ऑप्शन है, ब्रेटी पैन हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, ब्रेन मेरी हो गया, और आपका इलेक्ट्रन टन डोर। ठीक है, ये ना एक्चुअली थोड़ा क्लियर सामने साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें का जो आंसर है वो है बेन मेरी। ठीक है, बेन मेरी जो है, इसमें क्या होता है आपका बेन मेरी में, इसमें नीचे से कंसिस्टेंटली क्या होती है, हल्की हल्की हीट, जेंटल हीट आपकी आती रहती है। तो ये क्या करता है, खाने को गर्म रखने में भी हेल्प करता है लंबे समय तक आपका बेन मेरी। ठीक है, कुछ नहीं होता है, एक जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं स्टील के, उन स्टील के बर्तनों में खाना, जैसे पार्टीज़ में आपने देखा होगा, या फिर आप हॉस्टल्स में होते हैं, ये इनमें काफ़ी सारा खाना भर जाता है, और नीचे से इसको थोड़ी थोड़ी हीट दी जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायगोनल लाइंस इन इंटीरियर सजेस्ट। ठीक है, जब आप इंटीरियर डिजाइनिंग करते हो तो उसमें डायगोनल लाइंस, ठीक है, डायगोनल लाइंस का मतलब क्या होता है, टेढ़ी वाली लाइन। ठीक है, डायगोनल लाइंस कौन सी वाली होती है, जो टेढ़ी वाली लाइन होती है, जैसे आपने स्टेयर में देखा होगा, इस तरीके की टेढ़ी लाइन लगी होती है, जब हमें ऊपर जाने का निशान बनाया होता है कि आपको ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, तो डायगोनल लाइन से आपको क्या क्या दिखाई जाता है, तो डायगोनल लाइन से आपका डायनामिज्म दिखाया जाता है, यानी कि गतिशीलता। ठीक है, डायनामिज्म, डायगोनल लाइन से आप क्या दिखाओगे, डायनामिज्म दिखाओगे। ठीक है, डायनामिज्म। ठीक है, इसमें डायनामिज्म का मतलब क्या है, गतिशीलता, की कोई चीज़ मूव कर रही है, गति कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाली जो लाइन होती है ना, ये डायगोनल लाइन से इसको देख के ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ आपको आगे की तरफ, इस तरफ को मूव कर रही है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें क्या है, काफ़ी सारी डायगोनल लाइन से हमने मिल करके ये बनाया है। ठीक है,
फिर इसके बाद है डायगोनल लाइन के बाद हो गया, ठीक है। तो ये क्या है आपका डायगोनल लाइन है, ये सेंस ऑफ डायनामिक मूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्रीडम को दिखाता है, ठीक है। क्या क्या दिखाता है आपका डायगोनल लाइन? एक तो आपको क्या दिखाएगा, ये सेंस ऑफ डायनामिक दिखाएगा, मूवमेंट दिखाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएगा और फ्रीडम दिखाएगा, ठीक है। आज़ादी को दिखाता है आपका डायगोनल लाइन, ठीक है। वहाँ हम यूज़ करते हैं डायगोनल लाइन को घर के अंदर, ठीक है। फिर है आपका ये टेक्सटाइल का क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये बहुत आसान क्वेश्चन है मुझे लगता है, पर ये कई बार आता है क्योंकि थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, पर जिन्हें आता है उनके लिए आसान है ये। तो इसमें जैसे डेनियर हो गया आपका, टैक्स हो गया, मिली टैक्स हो गया और डेसी टैक्स हो गया, ठीक है। तो ये डेनियर क्या होते हैं? डेनियर है आपका वेट इन ग्राम पर 9000 मीटर, ठीक है। यानी कि 9000 मीटर का फैब्रिक लोगे, उस फैब्रिक का वेट जितना ग्राम में आ रहा होगा वो हमारा एक डेसीमीटर एक डेनियर कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? वो एक डेनियर होगा वो, ठीक है। यानी कि 9000 मीटर का हमने फैब्रिक लिया, ठीक है। 9000 मीटर का फैब्रिक लिया, उसका रोल बनाया, उसे तोला, तो ग्राम में जितना भी वजन उसमें आ रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा? 1 डेनियर कहलाएगा, ठीक है। तो डेनियर क्या हो गया आपका? 9000 मीटर फैब्रिक, ठीक है। 9000 मीटर फैब्रिक है आपका, उसका वेट ग्राम में, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका एक डेनियर हो गया, ठीक है। फिर दूसरा है आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपका टैक्स। टैक्स क्या होता है? टैक्स होता है 1000 मीटर, ठीक है। 1000 मीटर है आपका टैक्स, ठीक है। तो जब आपका 1000 मीटर का आपने फैब्रिक लिया, ठीक है, 1000 मीटर का फैब्रिक लिया और उस फैब्रिक को क्या किया आपने, तो फिर उसे तोला, तो जितने भी ग्राम आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? 1 टैक्स कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो वेट इन अ ग्राम पर 1000 मीटर, ठीक है। 1000 मीटर का जो वेट आएगा ग्राम में वो हमारा टैक्स कहलाएगा। मिली टैक्स क्या कहलाएगा? मिली टैक्स कहलाएगा आपका, मिली टैक्स कहलाएगा वेट इन ग्राम। मिली टैक्स है आपका वेट इन मिलीग्राम, ठीक है। मिली टैक्स होता है, इसे मिलीग्राम से याद रख लेना, पर 1000 मीटर्स, ठीक है। 1000 मीटर पे जो हम आपका मिलीग्राम जो है पर 1000 मीटर, ठीक है। 1000 मीटर में आपका कितना मिलीग्राम, 1000 मीटर का कितना मिलीग्राम वेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्राम में देख रहे थे, यहाँ हम मिलीग्राम में देख रहे थे, तो ये क्या कहलाएगा? मिली टैक्स कहलाएगा, ठीक है। फिर डेसी टैक्स है। डेसी टैक्स क्या है? वेट इन ग्राम पर 10,000 मीटर, ठीक है। 10,000 मीटर आप देखोगे, जैसे कि यहाँ पे तो 9000 मीटर ही था, यहाँ पे 10,000 मीटर है, ठीक है। 10,000 मीटर फैब्रिक लोगे, ठीक है। 10,000 मीटर लेंथ का फैब्रिक लोगे, उस फैब्रिक का वेट करोगे और जितना ग्राम आएगा वो क्या कहलाएगा? आपका डेसी टैक्स कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या हो गया आपका इसमें? डेसी टैक्स हो गया, फिर आपका डेनियर हो गया, फिर टैक्स हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ये, ठीक है। तो ये आपका डेसी टैक्स कहलाएगा, ये हो गया आपका डी ऑप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? डेनियर है। डेनियर आपका क्या होता है? डेनियर क्या है? 9000 मीटर है, पर 9000 मीटर लेंथ के फैब्रिक का ग्राम में वेट कितना होगा, ये आपका डेनियर कहलाएगा। टैक्स क्या कहलाएगा? टैक्स है आपका 1000 मीटर, ठीक है। 1000 मीटर ग्राम 1000 मीटर का जो फैब्रिक है उसका कितना ग्राम में आया है, ठीक है। ये आपका टैक्स कहलाएगा। फिर मिली टैक्स है। मिली टैक्स है आपका वेट इन मिलीग्राम पर 1000 मीटर। 1000 मीटर को, जब मीटर फैब्रिक को हम तोलेंगे तो 1 जितना भी मिलीग्राम आएगा वो हमारा मिली टैक्स कहलाएगा, ठीक है। डेसी टैक्स क्या है? डेसी टैक्स है आपका 10,000 मीटर को, ठीक है, ग्राम में जब आप बताओगे 10,000 मीटर के फैब्रिक को तोलोगे तो जितना भी ग्राम आएगा वो आपका डेसी टैक्स कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके सिंपल से ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये कुछ पैरामीटर्स हैं रियलिटी इन सीक्वेंस, ठीक है। ये कुछ पैरामीटर्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग के पैरामीटर्स और डिटेल्स हैं, ठीक है, इसके आगे। तो सबसे पहला है रियलिटी इन सीक्वेंस। ये बहुत क्लियर नहीं आ रहा है क्योंकि पेपर मुझे मिल नहीं पाया था, तो मैंने बड़े मुश्किल से अरेंज किया है इसे। रियलिटी इन सीक्वेंस है। रियलिटी इन सीक्वेंस में आपका क्या क्या आएगा? रियलिटी इन सीक्वेंस में इसके साथ ऑप्शन है रियलिटी एंड सीक्वेंस का, इसका सामने ही है। तो इसमें क्या है? रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल ऑर्डर ऑफ टास्क, ठीक है। रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल ऑर्डर ऑफ टास्क, ठीक है। कार्य के स्वीकार क्रम का विस्तार, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? ये रियलिटी एंड सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब ये है कि आपको क्या करना है? ऑर्डर देखना है कि टास्क को किस ऑर्डर में आपने करना है, ठीक है। काम को किस ऑर्डर में करना है, किस क्रम में करना है। तो वो क्या होगा? इसका ए का ऑप्शन यही है सामने आपका जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो रियलिटी इन सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस में देखने के लिए आप क्या करोगे? जो आपका एक्सेप्टेबल ऑर्डर ऑफ टास्क है, ठीक है। जो भी टास्क है उसका क्या एक्सेप्टेबल ऑर्डर है, किस किस ऑर्डर में हमें उससे टास्क को परफॉर्म करना है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सीक्वेंस में क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सीक्वेंस में है आपका
जब आपके सीक्वेंस में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। इसमें है आपका फिजिबिलिटी ऑफ ऑर्डर विद इन और अमंग टास्क, ठीक है। जो भी आपका टास्क है, ठीक है, टास्क के ऑर्डर में जब फ्लेक्सिबिलिटी है, फिजिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी फिजिबिलिटी एक ही बातें हैं, तो जब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है आप अपने हिसाब से ऑर्डर को आगे पीछे कर सकते हो, उसके क्रम में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हो, तो वो क्या कहलाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी इन सीक्वेंस, ठीक है। सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है अपने हिसाब से थोड़ा बहुत जो हमें चेंज करना है वो हम चेंज कर सके, ये फ्लेक्सिबिलिटी हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। फिर है कॉम्प्लेक्सिटी सीक्वेंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी सीक्वेंस में हमारा क्या आएगा, डिग्री ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन एंड टास्क, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में इन सीक्वेंस में आएगा आपका डिग्री ऑफ इंटर रिलेशनशिप, ठीक है। इंटर रिलेशनशिप की डिग्री बिटवीन पर्सन एंड टास्क, किसके बीच में, पर्सन और टास्क के बीच में, ठीक है, ये इसका है। फिर डी है हमारा क्लियरिटी इन सीक्वेंस, ठीक है। क्लियरिटी इन सीक्वेंस है डी में, तो क्लियरिटी इन सीक्वेंस में हमारा क्या है, डिग्री ऑफ स्पेसिफाइड ऑर्डर, ठीक है। बिल्कुल क्लियर आपका क्लियरिटी है ना, तो आपका जो ऑर्डर है वो बिल्कुल स्पेसिफाइड है, ठीक है। डिग्री ऑफ स्पेसिफाइड ऑर्डर विद इन और अमंग टेस्ट, ठीक है। जो भी आपके टास्क जो भी आपके कार्य हैं उसके बीच में कार्य का जो भी ऑर्डर है वो बिल्कुल स्पेसिफाइड है, ठीक है। आपका कुछ भी उसमें आगे पीछे नहीं है, ठीक है। समझ में आया इतना, ठीक है। तो इसमें क्या है, डिग्री ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है। फिर इसके बाद इसका तो अब क्या हो गया, जो हमारा पहला क्या था, और रियलिटी इन सीक्वेंस में क्या आएगा, रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल ऑर्डर ऑफ टास्क, ठीक है। जो भी आपका टास्क है उसका एक एक्सेप्टेबल ऑर्डर क्रम, ठीक है। एक क्रम, किस क्रम में आप प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, आपकी प्लानिंग में क्या क्या क्रम है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी इन सीक्वेंस में क्या आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सीक्वेंस में सिंपल सा आएगा आपका फ्लेक्सिबिलिटी मतलब फिजिबिलिटी ऑफ ऑर्डर विद इन और अमंग द टास्क, ठीक है। फिर थर्ड वाला आएगा कॉम्प्लेक्सिटी इन सीक्वेंस में आपको रिलेशनशिप देखोगे, डिग्री ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़, तो कॉम्प्लेक्सिटी तब आएगी जब दो चीज़ों के बीच में हम रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन एंड टास्क, ठीक है। टास्क और जो हमारा पर्सन है उसके बीच के रिलेशनशिप की डिग्री, दोनों के बीच का क्या संबंध है, किस लेवल का संबंध है, वो जब हम देखेंगे तो वो थोड़ा कठिन काम है, ठीक है। क्लियरिटी एंड सीक्वेंस, जब आपको क्लियर है कि आपको क्या सीक्वेंस जो है वो फॉलो करना है, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडियंस ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स रिलाई अपॉन द स्किल्स ऑफ द यूज़र, ठीक है। जो यूज़र है, हाँ, तो इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, सही बात कह रहा है। जो आपका ऑडियो विजुअल एड्स है उसका जो प्रभाव है, जो इफेक्टिवनेस है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो करेगा आपका जो यूज़र है, जो भी यूज़ उसको कर रहा है उसकी स्किल पे डिपेंड करेगा। तो ये ट्रू है, ठीक है, क्योंकि किस पे डिपेंड करेगा, इफेक्टिवनेस उसी पे डिपेंड करेगा कितने सीरियस होकर के उसको यूज़ कर रहा है, तो ये तो ट्रू है आपका ये वाला, ठीक है। दूसरा the audio visual aids are selected on the basis of their criteria used for teaching and लर्निंग। द ऑडियो विजुअल एड्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया, ठीक है। क्राइटेरिया के बेस पे हम ऑडियो विजुअल एड्स को सिलेक्ट करते हैं फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग के लिए, ठीक है। दोनों ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इसका रीज़न नहीं बता रहा है, ठीक है। वो अलग बात कह रहा है और नीचे वाला अलग बात कह रहा है। ऊपर वाला क्या कह रहा है कि जो ऑडियो विजुअल का जो ऑडियो विजुअल की जो इफेक्टिवनेस है वो किस पे डिपेंड करेगी, यूज़र के स्किल पे डिपेंड करेगी, ठीक है। कितना प्रभावशाली होता है ऑडियो विजुअल एड्स, ये जो यूज़ कर रहा है वो उसकी स्किल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। द ऑडियो विजुअल एड्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द क्राइटेरिया, जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो आप किसी क्राइटेरिया पे सिलेक्ट कर रहे हो, यूज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, किसके लिए, टीचिंग और लर्निंग के लिए, ठीक है। तो ये दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। लेकिन आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी वाला आपका इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रह, ठीक है। ग्रह की जो फुल फॉर्म है, ग्रह की फुल फॉर्म क्या होती है, GRIAH, ठीक है, GRIHA, ठीक है। ग्रह की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, इसका है ग्रीन रेटिंग फॉर
ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ठीक है, इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है ग्रह की। जी फॉर ग्रीन, आर फॉर रेटिंग, आई फॉर इंटीग्रेटेड, एच फॉर है हमारा हैबिटेट और ए फॉर असेसमेंट, ठीक है, ये आपका ग्रह की फुल फॉर्म है। ये हमारा ग्रह होता क्या है, ग्रह है हमारा जब हम मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज अब बिल्डिंग रिसोर्सेज कंजम्पशन, वेस्ट जनरेशन एंड ओवरऑल इकोलॉजिकल इम्पैक्ट विद इन सर्टेन नेशनलिटी एक्सेप्टेबल लिमिट और बेंच मेकर, ठीक है, मतलब कि जो जो हम वेस्ट कर रहे हैं, लाइट वेस्ट कर रहे हैं और जो अपने घरों में हम चीज़ें वेस्ट कर रहे हैं, उसकी वेस्टेज को मिनिमम करना, कि इस तरीके से घर को बनाया जाए। ग्रह का मतलब क्या है, इस तरीके से आप घर को बनाओ कि उसमें सभी तरीके की क्या हो सके, सभी तरीके की, जैसे कि सनलाइट अच्छी आए तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होने से बच जाएगी, एयर अच्छी आए तो आपका फैन से जो वेस्टेज होगा वो बच जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है उसमें ग्रह में हम देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक असेसमेंट है, ठीक है, क्या है, ये आप एक मूल्यांकन प्रणाली है, यानी कि असेसमेंट है ये, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि कोई भी घर जो है, जो बिल्डिंग बनी है, घर बनी है, उसको हम असेसमेंट देते हैं इसके थ्रू, ठीक है, ग्रह के थ्रू। तो ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ठीक है। और ये है क्या, मिनिमाइज अब बिल्डिंग रिसोर्सेज कंजम्पशन, वेस्ट generating and overall ecological impact to within certain nationally acceptable limit, ठीक है, यानी कि जो भी नेशनली एक्सेप्टेबल लिमिट है उसको हमें क्या करना है, उसमें वेस्ट मटेरियल को कम करना है और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट को बढ़ाना है, ठीक है, मतलब पर्यावरण के लिए अच्छा हो, आपका पर्यावरण का वेस्ट होने से बचा सको। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल डैशबोर्ड इज इन ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ओवरऑल पोषण 2.0 अभियान, ठीक है। तो ये पोषण अभियान है, अभी कुछ दिन पहले जो चल रहा था ये वही वाला है ये। तो पोषण अभियान जो है हमारे पास सबसे पहले मिड डे मील स्कीम चल रही थी, ठीक है, मिड डे मील स्कीम चल रही थी। तो मिड डे मील स्कीम जो थी वो हमारी स्टार्ट हुई थी 15 अगस्त 1995 को, ठीक है, 15 अगस्त हमारी स्टार्ट हुई थी 1995 को हमारी मिड डे मील स्कीम, ठीक है। फिर मिड डे मील स्कीम हमने किसके अंदर चली थी, नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, NPNSPE, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत हमने क्या चलाया था, मिड डे मील स्कीम चलाई थी, ठीक है। फिर 2007 में, अक्टूबर 2007 में इसका नाम बदल कर क्या हो गया था, नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल्स, ठीक है। यहाँ ये किसके अंदर आने लग गई थी, ये आई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर मिड डे मील चलनी शुरू हो गई थी, ठीक है। उसके बाद अब इसके बाद क्या हुआ, 2000, ये बात हो रही है मिड डे मील की, ठीक है। तो जब मिड डे मील था, मिड डे मील सबसे पहले कितना हुआ था, 15 अगस्त 1995 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 2007 में इसका नाम चेंज हुआ और ये मिनिस्ट्री के अंदर आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आ गया। इसके बाद 2018 में मिड डे मील का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, मिड डे मील का नाम चेंज करके रख दिया गया पोषण अभियान, ठीक है, पोषण अभियान 8 मार्च 2008 को 2018 में, ठीक है। तो मिड डे मील क्या बन गया, आप PM पोषण अभियान बन गया, ठीक है, पोषण अभियान बन गया मिड डे मील। और ये कहाँ स्टार्ट हुआ था, जो हमारा पोषण अभियान है ये स्टार्ट हुआ था झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था हमारा पोषण अभियान, ठीक है। तो पहले 2018 से लेकर के 2022 तक, लगभग 23-24 तक हमारा क्या है, पोषण अभियान 1 चला था। अब हमारा क्या स्टार्ट हुआ है, पोषण अभियान 2 स्टार्ट हुआ है 2021 से, ठीक है। पोषण अभियान 2 स्टार्ट हुआ 2021 से, 5 सालों के लिए हमने स्टार्ट किया 2026 तक ये। तो 5 ईयर के लिए टारगेट लिया गया है, ठीक है। जो इसमें पोषण अभियान आपका 2.0 हमारा मतलब दूसरा पार्ट है पोषण अभियान का, ठीक है। तो इसका पोषण अभियान का जो दूसरा पार्ट चलाया गया है ये हमारा किस में देखते हैं, ये पोषण ट्रैकर करके एक वेबसाइट है, उसमें आपको इसके बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल डैशबोर्ड, ठीक है, डिजिटल डैशबोर्ड मतलब ऑनलाइन साइट कौन सी है इसकी ऑनलाइन साइट है पोषण अभियान की पोषण ट्रैकर, ठीक है। पोषण ट्रैकर नाम से एक वेबसाइट है, उसमें आप जाकर के पोषण अभियान को देख सकते हो। http://admin.poshantracker.in, ठीक है, ये इसकी वेबसाइट का नाम है, इसमें जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोग्राम का नाम रखा गया है दूसरा वाला, ये है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, ठीक है। फरवरी 2021 में ये स्टार्ट हुआ है, 2021 में स्टार्ट हुआ है फरवरी में ये पोषण 2, ठीक है। और पोषण 1 हमारा स्टार्ट हुआ था
फिर इसके बाद है आपका हु आर द बेनिफिशरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ WIFS प्रोग्राम। ठीक है, विप्स का जो बेनिफिशरीज हैं कि किसके लिए हमारा विप्स प्रोग्राम जो है वो काम करता है। तो विप्स प्रोग्राम क्या है, ये हमारा वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट्री। इसका पूरा नाम क्या है विप्स का, वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड, आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। ठीक है, वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, ये इसका नाम है पूरा। ठीक है, विप्स का। तो हमारा जो फुल फॉर्म है वो है वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन का जो बेनिफिशरीज है वो कौन है, किसके लिए वाला प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। तो ये चल रहा है हमारा विप्स जो स्टार्ट हुआ था ना 2012 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, विप्स अब विप्स आ गया है, अब तक आया नहीं था ये प्रोग्राम कभी एग्जाम में, अब आ गया है तो इसका सभी कुछ हमें देखना पड़ेगा। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, 2012 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो 2012 में हमारा विप्स वाला प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या है आपका स्कूल गोइंग adolescents गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड आउट ऑफ स्कूल adolescents गर्ल्स। ठीक है, इसमें ये किसके लिए था, स्कूल गोइंग adolescents गर्ल्स, जो आपके स्कूल जाने वाली adolescents गर्ल्स हैं, एंड बॉयज़। ठीक है, और जो बॉयज़ है गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए था ये, एंड आउट ऑफ स्कूल adolescents गर्ल्स, और जो लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती उन लड़कियों के लिए। ठीक है, इनके लिए ये प्रोग्राम था। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम ये वाला था। ठीक है, तो विप्स किसके लिए है, जो स्कूल जाने वाले लड़के लड़कियां हैं, यानी कि किशोर लड़के लड़कियां हैं उनके लिए है, जो स्कूल ना जाने वाली लड़कियां हैं उनके लिए ये प्रोग्राम है। ठीक है, फिर 41 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फूड पैकेज। ठीक है, इसमें से फूड पैकेज का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। आसान क्वेश्चन है थोड़ा, इसको भी आसानी से कर सकते हो आप। टू प्रिवेंट द क्वालिटी एंड फ्रेशनेस ऑफ द फूड प्रोडक्ट, जो हम मार्केट में जो हमारे पास फूड पैकेज आता है, फूड को पैक करके जो खाना आता है वो हमारा क्या है, क्वालिटी और फ्रेशनेस। तो वो किस लिए हम पैकेज करते हैं, हम पैकेजिंग का फ़ायदा क्या है, एक तो टू प्रिजर्व द क्वालिटी और फ्रेशनेस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी और फ्रेशनेस को प्रिजर्व करना, को बचा के रखना। तो एक तो ये है ही है, इसीलिए हम पैकेज करते हैं ताकि हम जो खाना है उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक क्या रखें, अच्छी क्वालिटी में रहे वो, फ्रेशनेस उसमें रहे। ठीक है, टू इनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट, उससे फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो, टेस्ट जो है वो बढ़ता नहीं है। ठीक है, क्वालिटी तो मेंटेन रहती है लेकिन आपका टेस्ट जो है वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, टेस्ट नहीं बढ़ता, तो ये वाला आपका रॉन्ग है। ठीक है, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फूड प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर। ठीक है, तो फूड पैकेजिंग का एक ये भी है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है अपने फूड आइटम के रिगार्डिंग, वो आप पैकेजिंग के थ्रू अपने कंज्यूमर को पहुँचाते हो। जैसे कि वेजिटेरियन फूड है या नॉन वेजिटेरियन फूड है, ये भी आप उसके थ्रू पहुँचाते हो। ठीक है, इसके बाद दूसरा है आपका टू प्रमोट द फूड प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छे गुड प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप क्या करते हो, ये गुड प्रोडक्ट होगा या फूड प्रोडक्ट होगा, जो भी फूड प्रोडक्ट है उनको प्रमोट करने का भी आप काम करते हो। ठीक है, इसके अलावा टू एनहेंस द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट। देखो, पैकेजिंग से न्यूट्रिशनल क्वालिटी पे कोई भी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ेगी नहीं, जो है हम कोशिश करेंगे उतनी ही मेनटेन रहे हमारी। ठीक है, तो उसकी बढ़ती नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, A, C और D। ठीक है, A, C और D इसके करेक्ट ऑप्शन है, बाकी दोनों जो है वो गलत है। तो A, C और D, यानी कि D वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, A, C और D, ये आपका आंसर सही आ गया, D वाला। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट ऑर्डर फॉर प्लान ऑफ वर्क। अच्छा, अगर आपको किसी भी वर्क को प्लान करना है, किसी भी काम को प्लान करना है, तो आपका क्या ऑर्डर लगेगा। ठीक है, मान लो आपको कोई प्लानिंग बनानी है, कोई प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या ऑर्डर आपका क्या ऑर्डर आप फॉलो करोगे। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी प्लान करना होता है तो प्लान में सबसे पहले आप क्या करोगे। ठीक है, प्लानिंग में आप क्या करोगे, सबसे पहले कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करोगे और एनालिसिस करोगे। ठीक है, कलेक्शन एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करोगे और एनालिसिस करोगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपका पहला स्टेप होगा। अगर रिसर्च की हम बात कर रहे हैं तो रिसर्च में ही हमारा लास्ट स्टेप होता है एनालिसिस, डेटा को कलेक्ट करना। लेकिन अगर हमें प्रोग्राम बनाना है एक्सटेंशन का या किसी भी चीज़ का, तो प्रोग्राम बनाने से पहले आपको सिचुएशन को एनालिसिस करना होगा, यानी कि आपको पहले डेटा कलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले आप डेटा कलेक्ट करोगे, फिर आप करोगे
डिटरमाइन नीड्स एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। फिर आप क्या करोगे, डिटरमाइनिंग नीड्स एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अपनी नीड्स को, जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया तो उससे आप नीड निकालोगे, ठीक है, नीड निकालोगे कि हमें आखिर ज़रूरत क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है। फिर सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, फिर उन प्रॉब्लम्स में बहुत सारी प्रॉब्लम जब आपने देख ली तो उसमें से कोई एक प्रॉब्लम जो आपको लगता है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, ठीक है। उस जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो उसको क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। जो ज़्यादा ज़रूरी है तो उनको, जो भी आपने प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाई है उन प्रॉब्लम्स में प्रायोरिटी के बेस पे आप उसे लिस्ट डाउन कर दोगे, ठीक है। जो जैसे कि अगर देखा जाए तो ड्रिंकिंग वाटर सबसे मेन प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप डेटा कलेक्ट करोगे किस किस एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो सब प्रॉब्लम की लिस्ट आ जाएगी। ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और आपका स्कूल हो गया, इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको प्रायोरिटी बनाओगे कि सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, ड्रिंकिंग वाटर है, क्योंकि वो क्या है, वो आपके लिए सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सिलेक्ट अ प्रॉब्लम एंड डिटरमाइनिंग द प्रायोरिटीज़, ठीक है। प्रायोरिटीज़ तो सबसे पहले नंबर पे ड्रिंकिंग वाटर आ गई, दूसरे नंबर पे ट्रांसपोर्ट आ गया या स्कूल आ गया, तो उस हिसाब से आप कर लोगे। तो सबसे पहले किस पे काम करोगे, ड्रिंकिंग वाटर पे करोगे, ठीक है। फिर है प्लानिंग एंड कैरिंग आउट, उसके बाद फोर्थ नंबर पर प्लानिंग एंड कैरी आउट प्लान ऑफ वर्क। फिर जो भी प्लान आपने बनाया है कि घर घर आपको क्या पहुँचाना है, ड्रिंकिंग वाटर पहुँचाना है, तो वो आपका फोर्थ नंबर पर आएगा। फिर फिफ्थ नंबर पर चेकिंग इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मेन एनालिसिस, इवोल्यूशन सब हमेशा लास्ट में आता है। तो चेकिंग इवोल्यूशन रिव्यूज द प्रोग्राम एंड कंसिडर द न्यू प्लान्स, ठीक है। आप क्या करोगे, कार्यक्रम की जांच करोगे, मूल्यांकन है, समीक्षा करना और नई योजना बनाना, ठीक है। मतलब आप लास्ट में ही देखोगे कि आपने जो भी प्रोग्राम अपना किया था वो कितना आपका सक्सेस रहा। रिव्यू द प्रोग्राम एंड कंसीडर द न्यू प्लान, और नए प्लान को आप क्या करोगे, कंसीडर करोगे, ठीक है। ये आपका इसके लिए ऑप्शन कौन कौन क्या क्या आ गया आपका, पहले नंबर सेकंड नंबर पे ये सबसे पहले आपका आएगा कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आएगा आपका डिटरमाइनिंग द नीड्स। उसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम एंड डिटरमाइनिंग। फोर्थ नंबर पे आएगा आपका डी और फिफ्थ नंबर पे आएगा एवोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका इसका पूरा अरे सीक्वेंस हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इसके बाद आपका, ये आपके जो ड्रेसेस हैं, जो स्कर्ट्स हैं, उसकी टेक्निक्स हैं, ठीक है। स्कल्ट्स की टेक्निक है ये, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा होता है, इसको गॉडेट है, ये गॉडेट क्या होती है, हमारी गॉड्स होते हैं ये। तो इसको क्या बोलते हैं, ये हमारी इस तरीके की स्कर्ट हैं जिसमें क्या होता है, ट्रायंगुलर पीस अटैच होता है एट द सीम लाइन, ठीक है। जो आपकी हीम लाइन है या सीम लाइन है उसमें क्या होगा, आपका एक ट्रायंगुलर पीस अटैच होता है, ठीक है। कपड़ों के बीच में स्कर्ट देखिए आपने, स्कर्ट में क्या होता है, बीच में एक ट्रायंगुलर प्लीट्स के बीच में क्या डाल देते हैं, एक ट्रायंगुलर पीस डाल देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, आपका घेर बन जाता है, ठीक है। तो ये हम किस में यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं गॉडेट स्कर्ट में, ठीक है। फिर दूसरा हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ दिक्कत हो इसमें, क्योंकि हो सकता है इसमें। फिर है गुसेट, ठीक है। गुसेट में क्या होता है, गुसेट वाली स्कर्ट में हम देखते हैं, इसमें है हमारा, जब हमारा पीस अटैच करते हैं एट स्लीव्स, ठीक है। स्लीव्स में जब हम आस्तीनों के जो बीच में जो हमारा अंडरआर्म्स होता है ना, उसमें हम एक पीस अटैच कर देते हैं ताकि वो वहाँ पे मूवमेंट आसानी से हो, तो उसे क्या बोलते हैं, गुसेट बोलते हैं, ठीक है। उस पीस अटैच एट स्लीव्स, ठीक है। स्लीव्स में एक्स्ट्रा पीस अंडरआर्म्स, ठीक है, अंडरआर्म्स में हम एक एक्स्ट्रा पीस जो है वो अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेकेंड है, ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद है पेपलम, ठीक है। पेपलम में हमारा क्या है, ये ऊपर से फ्लेयर होते हैं और नीचे फिटिंग होती है, ठीक है। ऊपर से मतलब जो स्कर्ट है, यहाँ स्कर्ट में क्या होगा, ऊपर से तो खूब सारी फ्लेयर होंगे और नीचे से ये फिटिंग होगी, ठीक है, स्कर्ट्स में। तो इसे पेपलम बोलते हैं, ठीक है, उसे पेपलम स्कर्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका गोर्स है। गोर्स में क्या होता है आपका, इसका आंसर ये है, ठीक है। ये आपका हो गया गोर्स हैं आपके पैनल इन गारमेंट, ठीक है। जो गारमेंट के पैनल्स बनते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, गोर्स कहलाते हैं। और शॉर्ट फ्लेयर अटैच टू द वेस्ट ऑफ गारमेंट, ठीक है। शॉर्ट फ्लेयर मतलब ऊपर से फ्लेयर्स अटैच है और नीचे जो है वो टाइट फिटिंग का है, ठीक है। आपका थर्ड वाला कौन सा था हमारा, पेपलम, ठीक है, पेपलम वाला जो था। तो पहला वाला क्या हो गया, इसके पहले वाले हमारे क्या हो गए, जो आपके गॉड्स हैं वो आपके हो गए हैं ट्रायंगुलर पीस हम अटैच करते हैं, ट्रायंगुलर पीस हम अटैच करते हैं हिम लाइन में। और आपके उसके बाद जो सेकंड वाला है वो है आपका गुसेट है। गुसेट हमारा क्या होता है, ये है हमारा पीस अटैच है स्लीव्स में जब हम पीस अटैच करते हैं। पेपलम हो गया आपका, पेपलम है शॉर्ट फ्लेयर अटैच टू द वेस्ट लाइन, ठीक है, शॉर्ट फ्लेयर अटैच टू द वेस्ट लाइन। इसके बाद फोर्थ नंबर है आपका पैनल इन, फोर्थ नाम क्या है, गोर्स है। गोर्स हमारे क्या होते हैं, पैनल इन द गारमेंट के जो हमारे पैनल होते हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ तक क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। इसके
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम ऑफ एक्सटेंशन वर लॉन्च इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। जब हमारी स्वतंत्रता जो हमारी हुई थी 1947, ठीक है, उससे पहले कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हो गए थे, ठीक है। तो कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं उससे पहले, स्वतंत्रता से पहले कौन कौन से प्रोग्राम हमारे लॉन्च हुए हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम इन्होंने दिया है गुड़गांव एक्सपेरिमेंट, ठीक है। गुड़गांव एक्सपेरिमेंट हमारा 1920 में लॉन्च हुआ था और एफ.एल. ब्रेन ने किया था ये, ठीक है, एफ.एल. ब्राइन ने इसको लॉन्च किया था। दूसरा है आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये 1952 में हुआ था। तो ये तो आपको पता ही है, अगर 1952 में हुआ था तो ये हमारा इसका आंसर नहीं है, इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था, ठीक है। फिर इंडियन विलेज सर्विस है, इंडियन विलेज IVS बोलते हैं इसे, इंडियन विलेज सर्विसेज है, ये आपकी स्टार्ट हुई थी 1947 में। अर्थर टी मोशर और JN गुप्ता ने की थी, ठीक है। अर्थर टी मोशर एंड JN गुप्ता ने स्टार्ट किया था 1947 में। इसके बाद इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है हमारा IRDP जिसे हम बोलते हैं। तो IRDP भी हमारा कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 1978 में, हम ये इसकी प्लानिंग हुई थी और 1980 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसके बाद ये भी इसका आंसर नहीं होगा। फिर थर्ड वाला है शांति निकेतन प्रोजेक्ट, हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था 1902 में, ठीक है। शांति निकेतन प्रोजेक्ट जो है हमारा 1901 में किया था, सॉरी 2 में नहीं, 1901 में किया था इसको, ठीक है। तो ये कब हुआ था हमारा, 1901 में हुआ था हमारा। और 1908 भी आती है इसकी कभी कभार डेट, ठीक है। तो 1908 में भी इसमें कुछ काम हुआ था, तो इसमें 1901 में हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये किया था प्रोग्राम। तो ये हमारे कितने हो गए, गुड़गांव एक्सपेरिमेंट 1920 हो गया, ये हमारे इंडिपेंडेंस से पहले है, एफ.एल. ब्राइन ने किया था। इसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 है, तो वो हमारा नहीं आएगा। फिर हमारा IVS है, इंडियन विलेज सर्विसेज है, 1947 में हुआ था, अर्थर टी मोशर और JN गुप्ता ने स्टार्ट कराया था ये प्रोग्राम। इसके बाद इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये हमारा 1978 में हुआ था, तो ये नहीं आएगा क्योंकि आगे है। और शांति निकेतन प्रोग्राम है 1901 में हुआ था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको किया था, ठीक है। तो हमारे 3 ऑप्शन आ गए इसके, गुड़गांव एक्सपेरिमेंट, IVS और शांति निकेतन। गुड़गांव एक्सपेरिमेंट, IVS और शांति निकेतन, ठीक है। A, C और E। अब देख लो ACE क्या है, D, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, D, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ द लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, ठीक है। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के ऑर्डर को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है। तो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के ऑर्डर को हम अरेंज करेंगे। तो इसमें क्या है आपका, सबसे पहले प्रीनेटल आएगा, ठीक है। तुम्हें पता ही है, अगर हम लाइफ स्पैन में स्टेजेस को अरेंज करेंगे तो इन्होंने क्या दे रखा है, एडोलसेंस दे रखा है, दूसरा वाला पता नहीं क्या दिया है इन्होंने, समझ में आया। वृद्धावस्था है तो ओल्ड एज होगा ये, ठीक है। उसके बाद हमारा इन्फेंसी है, प्रीनेटल पीरियड है और चाइल्डहुड है। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा इसमें, सबसे पहला होगा हमारा प्रीनेटल पीरियड हमारा कौन सा होता है, प्रेगनेंसी वाला, ठीक है, जो कॉन्सेप्शन से लेकर के बर्थ तक होता है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, प्रीनेटल पीरियड आएगा, ठीक है। सबसे पहले प्रीनेटल पीरियड आएगा। प्रीनेटल पीरियड के बाद आएगा आपका इन्फेंसी हमारा 1 से लेकर 3 साल तक होता है। इन्फेंसी के बाद हमारा आएगा चाइल्डहुड, ठीक है। चाइल्डहुड हमारा हो गया 6 से 12 साल तक का। फिर एडोलसेंस हो गया हमारा 12 से 20 साल तक का। और हमारा फिर ओल्ड एज हो गया 20 के बाद, जो हम बुढ़े होने लगते हैं, ठीक है। वैसे ओल्ड एज हमारा 60 से ऊपर आता है, लेकिन फिर भी जो हमारे एज है इसमें इन्होंने ओल्ड एज ही दिया है, तो हम ओल्ड एज ही लगा रहे हैं, ठीक है। फिर ये हो गया हमारे लाइफ स्पैन, आसान सा क्वेश्चन था ये, तो तुम एकदम कर सकते हो भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द स्टेप्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस सीक्वेंस, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनके सीक्वेंस को हमें लगाना है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर्स में हमारा आएगा कंपनी फॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन दे रखा है इन्होंने पहले नंबर पे। कंपनी फॉर्मेशन करोगे आप, ग्रोथ होगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड एक्सप्लोरेशन होगा, आइडिया जनरेशन होगा और अपॉर्चुनिटी इवोल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आपका आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड एक्सप्लोरेशन। मतलब सबसे पहले आप ब्रेन स्टॉर्म करोगे। ब्रेन स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, आप बहुत सारी टीम के जितने भी आपके टीम मेंबर हैं सब बैठ के अपने अपने आइडिया देते हैं, सब अपने दिमाग से आइडिया देते हैं, फिर जिसका आइडिया बेस्ट होता है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं उसे, ठीक है। और एक्सप्लोरेशन, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, उनके बारे में अच्छे से खोजना और एक्सप्लोर करना, ठीक है। तो ये क्या है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग है। ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया विचार मंथन, और सबसे पहले नंबर पर ब्रेन स्टॉर्मिंग आएगा। फिर दूसरे नंबर पर आपका क्या आएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, आइडिया को जनरेट करेंगे, ठीक है। आपने सब आइडिया, सबके आइडियाज ले लिए, उसमें से एक आइडिया आपने जनरेट कर लिया, ठीक है। जो भी एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है नया बिजनेस, अगर आप शुरू कर रहे हो, कुछ नया शुरू कर रहे हो आप, ठीक है। तो उसमें क्या है आपका, फिर सेकंड नंबर पे क्या आ गया आपका, एंटरप्रेन्योर आ गया।
उसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा आपने जो भी सेकंड नंबर पे आएगा आइडिया जनरेशन, फिर थर्ड नंबर पे आएगा अपॉर्चुनिटी एवोल्यूशन। ठीक है, आप ये देखोगे जो भी आइडिया आपने जनरेट किया है उसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको अच्छे से एनालिसिस करोगे, इवेल्युएट करोगे। ठीक है, कि आपका जो भी आइडिया है वो सक्सेस रहेगा या फिर नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, कंपनी फॉर्मेशन। ठीक है, अपनी कंपनी बनाओगे, एग्जीक्यूशन। ठीक है, जो भी प्लानिंग किया उसके बाद फिफ्थ आएगा आपका ग्रोथ। ठीक है, लास्ट स्टेजेस में ग्रोथ होगी आपकी कंपनी की। ठीक है, तो कोई भी एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस है उसका ये सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो ये है अपॉर्चुनिटी एवोल्यूशन है, ये थर्ड नंबर पे आएगा क्योंकि आप पहले अपॉर्चुनिटी को एवोल्यूएट करोगे। ठीक है, फिर आपका कंपनी फॉर्मेशन होगा, उसके बाद आपका ग्रोथ होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है adopting eco-friendly methods and biodegradable substances for dyeing and printing process in textile and garment making। ये क्वेश्चन पढ़ने में नहीं आ रहा है अभी, चलो इसको हम बाद में देखेंगे वाले क्वेश्चन को जब हमारे पास सही से बुक आ जाएगी तो। ठीक है, फिर आज इतने क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कल से, स्टार्ट करेंगे आगे के क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।